बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरों और तज़कियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुआशी, सियासी, आइनी और माशरती मसाइल समेत न जाने कौन कौन से मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है। इस डोलती हुई कश्ती को हर कोई पार लगाने के दावे और वादे के साथ इक़्तिदार संभालता है, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवाकी के मिस्ताक रिज़ल्ट ज़ीरो होता। पाकिस्तान इस वक्त मसाइल और मसाइब के सुनामी में डूबता हुआ महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि मुल्क हुक्मरानों के हाथों से निकल कर माफियाज़ के कंट्रोल में जा चुका है। पूरी कौम मायूसी और नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला है। नाजरीन, इन मुश्किल और संगीन हालात से निकलने का कोई हल है? अगर है तो वो क्या है? आज की नशिस्त में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं तर्जमान तंजीम इस्लामी जनाब मिर्ज़ा अयूब बेग साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तंजीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ाउल हक़ साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रज़ाउल हक़ साहब, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से जो है वो गुज़र रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान जो हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, देखिए, कोई भी जो रियासत है वो जब कायम की जाती है या कायम होती है तो उसके कुछ मेयारात होते हैं कि जिनके ऊपर पूरा उतरे तो कहा जाएगा कि ये कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, और अगर उनमें कोई शॉर्टफॉल हो, शॉर्ट कमिंग हो, पीछे रह जाए तो कहा जाता है कि ये अब मुश्किलात में गिर रही है और ये भी मुमकिन है कि वो फिर एक नाकामी की तरफ चली जाए। देखिए, रियासत का नंबर वन अपने वजूद को बरकरार रखना ये इंतहाई अहम है, और पाकिस्तान के हवाले से बहरहाल 1971 का सानिया हमारे सामने है और अभी भी हमें जो है वो मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर, और उसकी वजूहात एक से ज़ायद हैं, लेकिन दहशतगर्दी का भी ख़तरा है। और एक तरफ से तो खैर हमारा जो एक अज़ली दुश्मन इंडिया वो मौजूद है और दूसरी तरफ से भी दरअंदाजी हो रही है, वो अपनी जगह पे चैलेंजेस मौजूद हैं। भी बाई प्रॉक्सी इंडिया ही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। फिर ये कि वो रियासत जो है वो अपना आइनी और इखलाकी जवाज़ किस हद तक पूरा करने में कामयाब रही है, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ को अगर उस पर एक तायराना नज़र दौड़ाई जाए तो इखलाकी सतह पे भी हम पसपाही होते रहे और आज जिस हालत में पहुँचे हुए हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और आइनी हवाले से भी हमने हर दौर के अंदर पहले से बुरा ही परफॉर्म किया, यानी उसमें अपनी जो आइनी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी या आइनी हमने जो अपनी एक असूल तय किए हुए थे उनको ख़ुद ही हम अपने पाँव तले रोनते रहे। फिर ये कि रियासत जो है वो माशी, माशरती और सियासी सतह पे अदल इज्तिमाई फ़राहम करती है, और वो अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करें तो इस्लाम का अपना निज़ाम अदल इज्तिमाई है और बुनियादी कुछ असूल तय कर दिए गए हैं और जो हुक्मरान हैं उनको बता दिए गए हैं कि जो हाकिमियत वो अल्लाह ताला की होगी, हमारे आइन में मौजूद है। कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगी, वो हमारे आइन में मौजूद है। और फिर जिस तरह सूरह शूरा की आयत नंबर 38 में है, व अमरुहुम शुरा बैनहुम से मुराद के जो भी उनके बहरहाल फ़ैसले होंगे, अमर होंगे, वो आपस के सलाह मशवरे से तय होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को देखें तो अदल इज्तिमाई, चाहे वो इस्लाम के हवाले से हम बात करें, और इस्लाम ने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ ये इस चीज़ को हमारे सामने रख दिया है। जिस तरह के सूरह हज की आयत नंबर 38 में है, अल्लाज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दी अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ी व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर। यानी कि जब तमक्कुन ज़मीन पर अता हो और हुक्मरानी अल्लाह ताला दे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है वो क्या हैं? नंबर एक, नमाज का निज़ाम कायम करना। अब इसमें इखलाकी तरबियत भी है, डिसिप्लिन भी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जो है वो भी बनाना है। ज़कात का निज़ाम कायम करना, जिससे मुराद ये है कि पूरा माशी अपना ढांचा जो है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक उस्तवार करना। और फिर अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर, जिस तरह के कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह, सूरह आल इमरान के आयत नंबर 110 में हमें यानी हदायत की गई है। इसमें तो पूरा इस्लाम का जो निज़ाम है वो यानी कि एक दरिया को कुज़े में बंद कर दिया गया है, जैसा कि जिसमें सियासी भी है, माशी भी है, माशरती है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये है कि ये सारे मामला जो हैं अवाम की फ़लाह व बहबूद, उनको बहम पहुँचाने के लिए
बुनियादी मकसद रियासत का ये नहीं है कि हुकूमत कौन करेगा, बुनियादी मकसद ये है कि अवाम को किस तरह उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं और उनकी फ़लाह बहबूद जो है वो पहुँचाई जाएगी, और उसमें उखरवी निजात के हवाले से भी उनके लिए जो यानी कि ऐसे मौक़े फ़राहम करना, ऐसी सहूलतें फ़राहम करना कि वो ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। हमने ये देखा कि 47 से लेकर अब तक अशराफिया जो है वो कंट्रोल कर रही है पूरे निज़ाम को। अशराफिया ने ही ऐसा लगता है कि निज़ाम को तरतीब दी है, अशराफिया ही उसकी बेनिफिशरी है, अशराफिया ही उससे जब फ़ायदा उठाती है तो वो जो अवाम है, जो अक्सरियत है, उनको दबा कर, उनको रोंद के, उनके जो हकूक़ हैं उनको सल्ब करके अपना फ़ायदा उठा रही होती है। तो बुनियादी तौर पे इसमें आप तारीख़ी तौर पे यानी कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों के इल्म में नहीं है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें जो आपके निज़ाम अदल में लोग मौजूद थे वो भी शामिल हैं, सियासतदान भी हिस्सेदार हैं, सरमायादार है वो, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है उसका, जागीरदार का किसी ज़माने में रोल है, अवामुन्नास भी एक हद तक उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। तो ये सारी चीज़ें मिला के देखें तो सब इसके ज़िम्मेदार हैं। अयूब बेग साहब, अभी रज़ाउल हक़ साहब पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाने के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जिक्र फरमा रहे थे, ये फरमाइएगा कि आइंदा 6 माह का मुस्तकबिल आपको सियासी मंजरनामा क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान में जो आइंदा इंतखाबात होने हैं, चाहे वो इस साल के एंड पे हो जाएं या अगले साल के शुरू में हो जाएं, तो क्या उन इंतखाबात के इनकाद से पाकिस्तान के हालात में कुछ बेहतरी की तवक्को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, दुनिया में जो जमहूरी ममालिक है ना, मैं सिर्फ जमहूरी ममालिक की बात कर रहा हूँ, यूरोप में है, अमेरिका है, जो उन्होंने जमहूरियत बनाई हुई है, जो उन्होंने तर्ज़ हुकूमत बनाया हुआ है, उनमें ये सवाल ही बड़ा अजीब लगता है कि क्या वक़्त पे इलेक्शन होंगे। इसका कोई यानी ये सोच ही नहीं वहाँ है कि इलेक्शन जो हैं वो वक़्त के बाद हों। ये तो है कि वक़्त से पहले हो जाए, लेकिन ये कोई इम्कान सिरे से कहीं है ही नहीं। और वो लोग इस मामले में कितने हसास हैं। आप देखें कि अमेरिका ने ना सिर्फ इलेक्शन का साल मुकर्रर किया हुआ है, ना सिर्फ इलेक्शन का महीना मुकर्रर किया हुआ है, बल्कि इलेक्शन का दिन भी मुकर्रर किया हुआ है, बल्कि इससे भी आगे जाए इंतकाल इक़्तिदार का भी दिन तय किया हुआ है। उन्होंने सारे ये मरहल तय किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए अहम तरीन शय है। अपने आइन में, पाकिस्तान के आइन में भी देख लीजिए, ये इंतखाबात की जो शिक है वो टाइम बाउंडेड है। बाकी चीज़ें बहुत बहुत अहम हैं, लेकिन वो टाइम बाउंडेड नहीं है। मिसाल के तौर पर इंतखाबात के बारे में कहा कि 3 माह में करवाएं। अगर असम्बली अगर कबल अज़ वक्त बरतरफ हो जाए, डिसमिस हो जाए, तो लाजमन 3 माह बाद कराया जाए, और अगर असम्बली वक्त पर डिसमिस हो तो फिर 2 माह के बाद कराया जाए। ये बाकायदा तय है हमारे आइन में भी, और इसको कम अज़ कम मुझे याद नहीं, या कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं कि इस तरह किसी और शिक को भी बांधा गया हो जिस तरह के इलेक्शन की शिक को बांधा गया है। लेकिन मसला ये है कि देखिए, वैसे तो हमारे मुल्क में पहले भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कुछ सामने आती हैं, लेकिन होता ये रहा है कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी होती थी, कोई ना कोई उसको दुरुस्त कर देता था, कहीं ना किसी स्टेज पर वो ठीक हो जाती थी। कहीं हाई कोर्ट उसको दुरुस्त कर रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट उसको दुरुस्त कर रहा है, तो वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी किसी न किसी सतह पे दुरुस्त कर ली जाती थी। कम से कम मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि कोई आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई और वो मुस्तकिल कायम हुई ना। मैं सिर्फ जमहूरी अदवार की बात कर रहा हूँ, मार्शल लॉ की बात ना करें। मेरे इल्म में कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं है कि कभी किसी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई हो और किसी न किसी सतह पे उसको दुरुस्त ना कर दिया गया हो और उसके नताइज के मुताबिक काम ना कर दिया गया हो। मेरे इल्म के मुताबिक नहीं हो सकता हो, मेरे इल्म में नहीं है। अब जो सूरत हाल आ गई है, जिसने ये शक व शुबहात डाले हैं तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, देखिए इससे पहले
यानी मैंने तो बात की ना आपसे मगरबी यूरोप की और अमेरिका की कि वहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं है, वहाँ ये बात मज़ाक का खेज़ होगी कि कोई कहे कि वक्त में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, बाकायदा मज़ाक का खेज़ बात है वहाँ। तो मुझे सन 73 के बाद कोई जमहूरी दौर ऐसा नहीं नज़र आया जिसमें इलेक्शन जो है वो वक्त पे ना हुए हों। जितने इलेक्शन हुए हैं वो वक्त मुकर्ररा से पहले हुए हैं। कभी नवाज शरीफ डिसमिस हो जाते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं वक्त से पहले, कभी बेनज़ीर डिसमिस हो जाती है और वक्त से पहले इलेक्शन हो जाते हैं। लिहाजा इलेक्शन वक्त से पहले ज़रूर हुए हैं, कभी इलेक्शन वक्त से बाद नहीं हुई। अब ऐसा दौर आया है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार, जो कम से कम मेरी नज़र में पहली बार, कि किसी जमहूरी दौर में आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई हो और वह मुस्तकिल हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूर करने की कोशिश की हो तो सुप्रीम कोर्ट को भी नो कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का बात भी रद्द कर दी जाए। ये पहली दफ़ा हुआ, ये पहले। चलें, ये तो हो गया कि आइनी खिलाफ वर्जी हुई है और ये डिले जो अननेसेसरी डिले है ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। आगे हम चलते हैं ना कि अगर इस साल के आखिर में इंतखाबात हो जाते हैं या अगले साल के शुरू में हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल होते हुए नज़र आते हैं इन इंतखाबात के ज़रिए? देखें, पाकिस्तान एक फेडरेशन है जो 4 सूबों पर, कम से कम 4 सूबों पर मुश्तमिल है, वहदनी निज़ाम नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान कायम हुआ जमहूरियत के ज़रिए, बुनियाद तो इस्लाम थी, इस्लाम पाकिस्तान की बुनियाद था, जमहूरियत उसका ज़रिया था। देखिए, अगर 1946 के इलेक्शन मुस्लिम लीग स्वीप ना करती तो चाहे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाते हम, नज़रिया पाकिस्तान के जितने चाहे नारे लगाते, अगलों ने हमें डिवीज़न के करीब तक नहीं आने देना था। वो मुस्लिम लीग ने 1946 के इलेक्शनों में क्लीन स्वीप किया। अब अंग्रेज़ क्या और हिंदू क्या, वो मजबूर हो गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सवाए इसके कि पाकिस्तान बने। एक तो तहरीक उठा दी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने एक जोश व खरोश बढ़ दिया था। ऊपर से 1946 में क्लीन स्वीप कर दिया मुस्लिम लीग ने, तो अब कोई रास्ता नहीं रहा था उसका कि उसको रोका जाए। ये जमहूरी मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए ख़ास तौर पर, और मैं कहूँगा पाकिस्तान जैसी फेडरेशन के लिए, इंतखाबात और सिक्योरिटी, उसकी सलामती आपस में जुड़े हुए हैं। हमने जो इंतखाबात में इस वक्त देर की है, मैंने ये अपनी बात निदाए खिलाफत के अदारिये में भी तहरीर कर दी थी कि अगरचे पाकिस्तान में जो ये एक फेडरेशन है, इसमें इंतखाबात का देर करना बहुत ही संगीन साबित होगा, बहुत ख़तरनाक साबित होगा। लिहाजा पहले हमने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना करवाए और सुप्रीम कोर्ट के कहने को रद्द कर दिया, आइन को रद्द कर दिया, हर चीज़ को पांव तले दे दिया और आखिर तक दिए रखा और नहीं माने इस बात को कि इलेक्शन कराया जाए। फिर हम अब के जो इलेक्शन है इनके बारे में, अगरचे वो वक्त तो अभी नहीं आया, 3 महीने का वक़्त है, 3 महीने अभी नहीं गुज़रे वफाकी हुकूमत को, असम्बली को ख़त्म हुए, लेकिन आवाज़ें ये आ रही हैं, आवाज़ें ये आ रही हैं कि मौजूदा सेटअप जी लंबा चलेगा। मैं अर्ज़ ये किया देता हूँ कि मेरी राय में हमारा मर्ज़ जितना बिगड़ चुका है ना, हमारे हालात जितने बिगड़ चुके हैं, अगर पाकिस्तान में ये मेरी राय है, किसी को इख्तलाफ हो सकता है, अगर पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करा दिए जाए तो 50% चांसेस हैं, 50%, तब भी 50% चांसेस है कि पाकिस्तान किसी बड़े हादसे से 2-4 ना हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में इंतखाबात को यूं ही लटकाए रखा गया और यूं जैसे कहा जा रहा है जी कि लंबे अरसे के लिए ये अबूरी सेटअप आया है, जैसे अल्लाह ना करे कि ये बातें सच्ची साबित हो, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर सिर्फ अल्लाह है जो चाहे करे। अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है, वो तो आसमान नीचे ला सकता है, ज़मीन ऊपर ला सकता है, वो तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक और इंसानी अक़ल के मुताबिक पाकिस्तान यकीनी तौर पर किसी साले से 2-4 हो जाएगा अगर हमने इंतखाबात को यूँ लेट किया। इंतखाबात का और पाकिस्तान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर क्योंकि ये पाकिस्तान के वजूद का ज़रिया बना था। रज़ा उल हक़ साहब, कहा यह जाता है कि किसी मुल्क की तामीर व तरक्की में निज़ाम अदल इंसाफ जो है ना, उस मुल्क का, वो बहुत अहम रोल अदा करता है। ऑन दी अदर साइड अगर हम अपनी अदालत आलिया को देखें तो आज की खबर थी कि 56,000 केसेस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लोअर कोर्ट्स जो हैं उनमें केसेस की तादाद तो लाखों में होगी। ठीक है, ये हालात हैं कि हमारा निज़ाम अदल इंसाफ जो है वो काम सही तरह से नहीं कर रहा। हम
अगर किसी बाहर के किसी मुल्क में इतनी पेंडेंसी चल रही हो तो वहाँ पे तो नींदें हराम हो जाए। यहाँ पे हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ भी कोर्ट्स में चल रही हैं और बाकी किसी को खांसी भी आ जाए तो केस एडजर्न हो जाता है, ठीक है। और एक मखसूस जो केसेस हैं सिर्फ उनकी डे टू डे हियरिंग हो रही है और उनके फैसले हो रहे हैं और बाकी अवाम का कोई हाल नहीं है। आप ये बताइए कि 5 सदी की जो हमारी अदलिया की तारीख है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? सीम साहब, निज़ाम अदल जो है वो किसी भी माशरे का असल में अदल इज्तमाई जो उसका ओवरऑल पिक्चर होती है उसमें हर जो भी स्टेक होल्डर है एक रियासत का, और आजकल तो खैर अब नेशन स्टेट्स की बात हो रही है ना, इससे पहले जब एम्पायर्स भी हुआ करती थी, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, उसके बाद उसी दौर के अंदर पर्शियन एम्पायर भी थी, और फिर हमने एक इस्लामिक एम्पायर भी देखी जो खिलाफत राशिदा के नाम से मौसूम थी, और फिर उसी को मलूकियत में बदलते हुए भी देखा। लेकिन अदल इज्तमाई का कॉन्सेप्ट किसी न किसी सूरत में हर रियासत में या हर एम्पायर में मौजूद रहा है, आज की नेशन स्टेट में भी मौजूद है। अब वो आज कैसे होता है, वो हमारे सामने कैसे आता है कि एक तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं मजमूई तौर पे, उसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिक, ये अवाम के बहबूद के लिए बनती हैं, ये अदल इज्तमाई का तकाजा होता है। और क्योंकि एक इस्लामी रियासत हो या इस्लामी ममलिकत हो, जिस तरह के ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर आइन जो है वो फिर इस चीज़ को इंश्योर करवाता है कि जो कुरान और सुन्नत की बालादस्ती है वो हर सूरत में कायम रहेगी और उसके अंदर रहते रहते निज़ाम चल रहा होगा। अब इसमें जो लोगों को उनके दरवाज़ों तक अदल या इंसाफ पहुँचाना, हम इंसाफ कह देते हैं उसको आजकल की ज़ुबान में, तो बुनियादी तौर पे तो ये हर माशरे के अंदर कोर्ट्स की ज़िम्मेदारी है। और ये बड़ा मशहूर एक यूँ कह लें कि कॉल है कि बरतानिया में जब जंग अज़ीम हो रही थी दूसरी, तो तबाह बर्बाद हो चुका था, ख़ास तौर पे लंदन और उसके मुज़ाफ़ात। तो बरतानवी वज़ीर आज़म का ये कहना, जो कि उनकी तरफ मंसूब किया जाता है, कि उनका ये कहना कि क्या हमारा अदालती निज़ाम फंक्शन कर रहा है, क्या वो चल रहा है, तो जवाब दिया गया कि जी वो चल रहा है, अपनी जगह कायम है, लोगों को इंसाफ पहुँचाया जा रहा है। तो उनका ये जवाब देना कि फिर हमें किसी किस्म का ख़तरा नहीं। इस्लाम के शुरू के आप दौर को देखें, खिलाफत राशिदा, तो उसके प्रिस्टीन प्रिंसिपल्स जो हैं, सबसे जो टॉप के ऊपर और साफ़ हैं, उनमें अदल प्रोवाइड करना है। अदल प्रोवाइड करने की मिसाल, चाहे वो खलीफा वक्त हो, खड़े हों मेंबर पर और वो खुतबा देने लगें तो उनको रोक दिया जाए, और अवाम में से, मैं अवाम ही कहूँगा, अवाम में से कोई कहे कि जब तक आप एक चीज़ का हिसाब किताब नहीं देते, इस वक्त तफसील का मौका नहीं, उस वक्त तक, यानी खलीफा वक्त भी जो है वो अकाउंटेबल है। और यही खलीफा चहारम का भी मामला है कि वो एक ज़िरा का मामला है और वो अदालत के अंदर पेश होता है मामला, और उनके खिलाफ फैसले इसलिए जाता है कि वो जो गवाही के मेयारात हैं उस पर पूरा नहीं उतर रहा, अगरचे वो सच्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक पूरा निज़ाम अदल चल रहा होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे मामला ये हुआ है कि ये जो अशराफिया की हुकूमत है ना, इसमें निज़ाम अदल भी हिट होता है और वो भी शामिल हो जाता है अशराफिया में। इसका एक बाकायदा नाम है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, दुनिया में ये पहले भी हो चुका हुआ है। इसको पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। क्लेप्टोक्रेसी से मुराद ये कि कोई ऐसा निज़ाम जिसको जमहूरियत का एक लबादा उड़ा कर फिर उसको रिपब्लिक के अंदर परो कर कि ये रिपब्लिक है, और फिर वो अशराफिया के फ़ायदे के लिए निज़ाम काम कर रहा हो, और आवाम को ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा हो कि भाई आपकी जो शराकत है वो इस निज़ाम में मौजूद है, आप वोट दें इलेक्शंस में और मुंतखब करें, वो ऊपर आएंगे, आपके लिए काम करेंगे। काम उनके लिए नहीं हो रहा, काम उसी अशराफिया के लिए होगा। असल में जो आइनी और कानूनी जितने भी ज़राए मौजूद हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स ने किए हुए हैं अवाम के साथ, उन सब को रोन दिया जाता है, और मुल्की मुफाद में भी फैसले नहीं हो रहे होते, और एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अवाम दोबारा इलेक्शंस में जाके वोट देंगे, उन्हीं लोगों को मुंतखब करेंगे, वही तरीक़ाकार वो दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो एक दूसरा मशहूर मकूला बना हुआ है कि आप कुछ लोगों को तमाम वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, अब तमाम लोगों को कुछ वक्त के लिए भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों को तमाम वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो अवाम में ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ठीक है, एक तरीक़ाकार ऐसा तय है कि इसमें हमने नुमाइंदे मुंतखब करने हैं, लेकिन क्या वो नुमाइंदे हकीकी तौर पे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा भी करेंगे, निज़ाम को हमारे फ़ायदे के लिए भी चलाएंगे या नहीं? यही मामला हमारा निज़ाम अदल का है
कि निज़ाम अदल के अंदर अगर हम देखें तो चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, मैजिस्ट्रेट्स वगैरह से स्टार्ट करके, चाहे वो सिविल कोर्ट्स हों, चाहे उसके ऊपर चले जाएँ तो अब हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएँ, तो मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर दिए जाते हैं। आइन को इस तरह मरोड़ लिया जाता है जैसा कि वो मोम की नाक हो, अपने फ़ायदे के लिए उसमें से कोई चीज़ निकाल ली जाती है। इन्हीं अदालतों ने, यही अदालतें हैं हमारी, इन्होंने डिक्टेटर्स को जो है वो भी कवर दिया। एक तो खुद बाकायदा LFO के तहत हल्फ उठाकर नजरिया ज़रूरत, और फिर ये कि उनके गैर आइनी इक़दामात को भी कवर दे दिया। तो बहरहाल ये एक अलमिया है हमारा जो अदालती निज़ाम। अयूब बेग साहब, कहा यह जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान में प्रवेल कर रही है और 5 सदी की तारीख आपके सामने है, अदलिया के किरदार पर आप क्या कहेंगे? अदलिया का मामला हमारा बहुत ही पाकिस्तान के बनने के कुछ देर बाद ही शुरू हो गया था। यानी अदलिया का मामले से मुराद अदलिया का डाउनफॉल, यानी अदलिया का नज़रिया ज़रूरत जो है, यूँ कह लीजिए ना, यानी उस वक़्त ईजाद हो गया जब मलक ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट गए। पहले वो उन्होंने असम्बली को डिज़ोल्व किया नाज़मुद्दीन की, तो नाज़मुद्दीन चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बड़ा मुनसफ़ाना फ़ैसला किया और उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, और मलक ग़ुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हाई कोर्ट ने। और बनता भी वो था, वो किस तरह डिज़ोल्व कर सकता था गवर्नर जनरल असम्बली को। बहरहाल उन्होंने, गवर्नर जनरल साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो उनका हक़ था। लेकिन असल बात वहाँ ख़राबी, पहली ख़राबी वहाँ पैदा हुई जब सुप्रीम कोर्ट को दबा दिया गया, दबा लिया गया, या कोई लालच से या किसी से या ताकत से दबा लिया गया, और गवर्नर जनरल के हक़ में फ़ैसला गया। और ये जस्टिस मुनीर थे, और जो आज तक इस हवाले से बड़े बदनाम हैं और सही बदनाम हैं। अल्लाह मग़फ़रत करे, मुसलमान थे, फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन ये उन्होंने अदलिया के हवाले से पहली यानी ईंट जो है वो उसको कज किया, उसको ख़राब किया, और वहाँ से बात चली। और उसके बाद तो फिर ये हुआ ना कि डिक्टेटर आए, मार्शल लॉ लगे। मार्शल लॉ ने ये ना सिर्फ ये किया, और इसमें बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि इसमें सबका हिस्सा है। अगर मैं थोड़ी सी बात यहाँ अपनी रोक कर वो बात कर दूँ कि आपने जो कहा कि हमारी अदलिया की क्या हैसियत है, तो हमारी अदलिया की हैसियत देख लें, उसका नंबर कितना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें, हाँ, इंटरनेशनल रैंकिंग में गालबन 140 नंबर पर है, और जाती लगती है कि ज़मीन के अंदर चली जाएगी। जो कुछ हालात है और जो कुछ कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं, करवाने वाले करवा रहे हैं। एक वाक़या सुना देता हूँ आपके, हमारे अदलिया के हवाले से क्या कुछ होता रहा। जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया, तो ये गालबन जस्टिस अनवारुल हक उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो जिस दिन उनके मार्शल लॉ के हवाले से कि वो लेजिटिमेट है या इलजिटिमेट है उसका फ़ैसला आना था ना, उस रात दोनों एक डिनर में इकट्ठे हो गए, जनरल ज़िया भी और चीफ जस्टिस। अगर उनकी जो मेज़ें थी वो काफ़ी फासले पर थी, तो जनरल ज़िया साहब ने अपने एक एलची को भेजा कि जाओ चीफ जस्टिस साहब से पूछो कि सुबह आप क्या फ़ैसला कर रहे हैं। उसने आगे से कहा, बताया उनको कि मैं आपके हक़ में फ़ैसला कर रहा हूँ और नज़रिया ज़रूरत के तहत मार्शल लॉ को जायज़ करार दे रहा हूँ। जनरल ज़िया साहब की ज़रा आगे से बात करें, सुने ज़रा गौर से कि इस मुल्क में क्या कुछ होता है। जनरल ज़िया साहब फरमाते हैं, वो तो मुझे पता है कि वो मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे, मुझे ये पूछ कर बताओ कि क्या वो मुझे वसीयत चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आयन में तरमीम करने का हक़ देंगे या नहीं देंगे। वो साहब एलची साहब फिर गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि वो हक़ तो मैं उनको नहीं दे रहा। उन्होंने वापस आकर बताया, तो जनरल साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उसके बाद क्या हुआ कि जज साहब ने पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया, ये नहीं मुझे पता। बहरहाल जज साहब फौरी तौर पर बजाय घर जाने के अपने ऑफिस गए, वहाँ से फ़ाइलें निकलवाई और जनरल ज़ियाउल हक़ को आइन में तरमीम का हक़ दिया। ये इस मुल्क में होता रहा है। वो अशराफी की बात है, ये करने वाला कौन, कराने वाला कौन। किसी ने रजिस्ट नहीं किया, उसने नहीं कहा कि जी वो उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी लेकिन मैं नहीं करूँगा ऐसे। यानी ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि फ़र्द वाहिद को ये हक़ दे दिया कि 25 करोड़ के मुल्क या 20 करोड़ उस वक्त होंगे, उसके आयन का तुम अकेले जो है वो गड़बड़ कर सकते हो, कुछ अंदर ला सकते हो। ज़िया साहब ने कहा था ना कि ये आयन है क्या, ये कागज़ का 16 सफ़ात का है जी। एक। तो खैर उन्होंने कहा था, उन्होंने
उस तरह किया नहीं, अब वो उस तरह हो रहा है कि आइन बिल्कुल एक कागज़ का पुर्जा बन गया है, जिसका जो जी जाता है आज की जो हालात बने वो उसको उस तरह कर रहे हैं। आपके सामने सारे हालात हैं कि आइन के साथ ज़्यादती किस अंदाज में हो रही है। आइन रहा ही नहीं, हम सिर्फ आइन कर रहे हैं, आइन में कुछ आइन वाली बात अब है ही नहीं। तो ये अदल का मामला इसलिए हुआ, अवाम का मामला भी यही है, वो इस तरह की किसी बात पे एहतजाज नहीं करेंगे, अगरचे उनके पास तो जस्टिफिकेशन है कुछ कि हमें तो अपने पेट की पड़ी हुई है, किस बात पे एहतजाज करें। लेकिन ये है कि ये हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया और उनको अकेले को, और वही हक बाद में मुशर्रफ को भी मिल गया। क्या ज़ेन होता है वो कि आप एक अकेले आदमी को आइन में तब्दीली का हक दे रहे हैं। आप कौन है हक देने वाले और वो कौन है लेने वाला? ये 24 करोड़ या 20 करोड़ या 22 करोड़ ये बेर बकरियाँ हैं कि आप उनसे ये सलूक कर रहे हैं कि एक आदमी को हक दे रहे हैं कि ये होगा और ये नहीं होगा। उनकी कोई हैसियत नहीं जो इस मुल्क में रहते हैं, जिनकी वजह से रियासत कहलाती है। क्या अवाम के बगैर कोई रियासत कहला सकती है? लेकिन उसके बावजूद ये है कि दे दिया गया। ये लतीफ़े हमारे मुल्क में ही होते हैं, शायद कहीं नहीं होते, दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। सर, अदलिया के किरदार पे हमने गुफ्तगू कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और सियासी जमातों के किरदार पे बात करते हैं कि सियासी जमातों का रोल क्या रहा है। सर, हम देखते हैं कि सियासी जमातें 19-20 के फ़र्क के साथ जो हैं वो सारी एक जैसी हैं और हर जमात की एक अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है और कुछ लोग एक मखसूस ग्रुप, चाहे वो पहले कभी होता था हम ख्याल होते थे, फिर वो इलेक्टेबल्स बन गए, जिनको हुकूमत में लाना होता है ये मखसूस ग्रुप जो है उसमें शामिल कर दिया जाता है। वो नए नारे, नए दावे, नए वादों के साथ हुकूमत में आते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आज की तारीख में। ये बताइए कि हमारी सियासी जमातों में अवामी नुमाइंदा जमात होने का कोई जमात दावा कर सकती है? अगर कोई है तो वो कौन है? सीन साहब, हकीकत यह है कि जैसा कि आपने जिक्र किया ना कि सियासी जमातें जो हैं उनमें एक तो बहरहाल इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जिनको आप बड़ा शुमार कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में बड़ी सियासी जमातें 2 हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से हैं। 2018 के बाद की बात कर रहा हूँ। एक तो PTI और एक मुस्लिम लीग नून। और PTI की बहरहाल एक ये उसको एडवांटेज था, ये जो अभी जो तोड़ फोड़ हुई है उससे पहले ख़ास तौर पे, कि उसको तकरीबन तमाम सूबों के अंदर PTI का फुटप्रिंट मौजूद था। 3 सूबों और मरकज़ में हुकूमत थी। दूसरी तरफ अगर PMLN को देखें तो उनका सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं है फुटप्रिंट, और बहरहाल पंजाब में उनको एक बर्तरी या कह लें कि मुकाबले की पोजीशन में PTI और PMLN ज़रूर है। और पीपल्स पार्टी को देखें तो उनका तो बहरहाल सिंध में ही ज़्यादा रोल भी रहा है। हमारी जो JUIF है उसका ज़्यादा रोल KP में ही रहा है, और लेकिन पिछले इंतखाबात में हमने देखा कि वो भी खासा कम हुआ, यानी उनको इतनी सीटें वहाँ से नहीं मिल सकी। अब ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अगर आप बात करें तो इसमें 3-4 चीज़ें, जैसा कि आपने भी तस्करा किया, वो बहुत अहम दिखाई देती हैं पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में। नंबर 1, अगर सियासी जमातों को देखें तो जमहूरियत के निज़ाम के अंदर चल रही हैं, हुकूमत भी बनाती हैं जमहूरियत के लिए, लेकिन उन सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, किसी एक में भी नहीं है, या वो मारूसियत की बुनियाद पे चल रही हैं, यानी वन मैन शो है और वो पूरी पार्टी को लेकर चल रहा है। दूसरा ये कि जैसा कि आपने तज़किरा किया कि पहले वो उनको कुछ और नाम दिया जाता था, अब इलेक्टेबल्स बन चुके हुए हैं वो, और साथ ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स का बनना, ये किसी और क़ुव्वत के इशारों पे काम होते हैं। एक ही जो किसी दौर के अंदर किसी दूसरी पार्टी में लोग रहे हैं उनका मैस माइग्रेशन करना जी। और वो इतने बड़े पैमाने पे आना, और जब अगली हुकूमत बनती है तो उन्हीं लोगों के, उन्हीं चेहरों को नई पोजीशंस मिल जाना, ये भी एक हकीकत है। फिर कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ जो जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, उसमें बलूचिस्तान में भी कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं, कुछ KP में आपको दिखाई देती हैं, कुछ सिंध में दिखाई देती हैं, कुछ पंजाब में भी, ख़ास तौर पे ये जो हमारा साउथ पंजाब की बेल्ट है उसमें उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। कराची वाली जमात का भी जिक्र करें ना, कि जो हर जीतने वाली पार्टी के साथ और हर हुकूमत में आने वाली पार्टी के साथ होती है। सिर्फ वही नहीं, हमारी एक मजहबी जमात भी है, वो हर जीतने वाली पार्टी और हर हुकूमत का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन सारी बात का मकसद ये है कि सियासी जमातों का जो बुनियादी रोल होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, वो रोल प्ले नहीं करती। नंबर 1, हुकूमत में भी आ जाती हैं तो वो उस सोच से बुलंद नहीं होती कि अभी भी हम सियासी जमात हैं। जब वो हुकूमत में आ गए हैं तो फिर आप पूरे मुल्क को लेके चल रहे हैं।
फिर आप अपनी सियासी जमात को लेकर नहीं चल रहे। और फिर ये कि बहरहाल हमारे जो ऐसी कुव्वतें, ऐसे मराकज़ हैं, कुव्वत के मराकज़ ऐसे हैं जो किसी किस्म के जिन्हें मुक़्तदर हल्के भी कहते हैं, वो ये इंश्योर करवा देते हैं हर दफ़ा हर इलेक्शन में कि 2/3 मेजॉरिटी ना मिल सके। अब ये 97 का जो इलेक्शन था जिसमें PMLN को यानी नवाज शरीफ साहब को जब वो सेकंड टाइम वज़ीर आज़म बने 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, उनको तख्ता भी उल्टा तो एक डिक्टेटर ने उल्टा और मुक़्तदरा से ताल्लुक़ था। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी लेने नहीं दी गई किसी को। हर मरतबा यही कोशिश जारी रही कि वो बस ऐसी मैनेज्ड पार्लियामेंट हो जिसमें बहरहाल वो मुकम्मल फ़ैसले जो है वो धड़ल्ले के साथ ना कर सकें। तो ये इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सियासी जमातें जो है वो ब्लेम ये हम कह सकते हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो पॉलिसियों का, अपनी पॉलिसियों का तसलसल कायम नहीं रख सकी। एक तो पॉलिसी उसकी वजूहात कई हो सकती। जी, तो पॉलिसियों का तसलसल कायम नहीं रख सकें। दूसरा ये कि वो अपने आप को असर्ट नहीं कर सकी। पॉलिटिकल स्पेस के अंदर रोल पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए, दैट्स इट। उसमें किसी और का रोल नहीं होना चाहिए, उसमें जुडिशरी का रोल नहीं, उनका बिल्कुल अलग एक स्कोप है, वहाँ पे वो काम करें। उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं, वो अपना काम करें। फिर पॉलिटिकल पार्टीज फ्री हैंड के तौर के तहत काम करें और जो वो परफॉर्म करें उसकी बुनियाद पे अवाम उनको या एक्सेप्ट करें दोबारा या रिजेक्ट करें। तो ये एक सिलसिला है, जो तरीका है, जो इसको चलने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त अवाम की सिचुएशन ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से भी मायूस होती जा रही है और ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। जब अवाम उनसे भी मायूस हो जाएगी तो फिर वो सड़कों पे आएगी, फिर वो एजुटेशन उनके पास भाई रास्ता रह जाएगा। ठीक है वसीम साहब, मैं चाहूँगा ज़रा कुछ अर्ज़ कर दूँ जी। ये इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं है। यानी जमहूरियत के बुलंद तरीन दावे करने वालों में या तो मौरिसियत है जैसे कि नून में है और पीपल्स पार्टी में है, या वन मैन शो है जैसे तहरीक इंसाफ में है, और जैसे कि उन्होंने कहा या ये है या वो है। लेकिन एक बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ कि एक फ़ायदा हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ कि बार बार इलेक्शनों के हमेशा फ़ायदे होते हैं। ये जो हमारे यहाँ पीछे कुछ इलेक्शन होते रहे हैं ना पिछले 10-15 साल से, उसका एक फ़ायदा हुआ है कि पहले इलेक्टेबल का बहुत रोल था, इतना ज़बरदस्त रोल होता था कि वो 5 पलट देते थे। अब आप देखेंगे कि इलेक्टेबल का वो रोल नहीं देगा। जो बड़ी कुव्वतों ने जो अब नई पार्टियां बनाई हैं, आप देख रहे हैं कि वो बेचारे बेकार बैठे हुए हैं, उनके पास सवाए इलेक्टेबल्स अकेले ही आए हैं, साथ को दूसरा बंदा लेकर नहीं आए। अब अवाम जो है ना वो इलेक्टेबल के बजाय अवाम जिसे पसंद करते हैं ना उसका साथ दे रहे हैं, बजाय कि अपने इलाके के इलेक्टेबल का। ये तो खैर इलेक्शन होंगे तो फिर पता चलेगा कि इलेक्टेबल्स को अवाम उस तरह की पजीराई देते हैं या वाकई वो इलेक्टेबल्स अब रहे हैं या नहीं रहे। ये तो आइंदा इलेक्शन में बात सामने आएगी। देखिए इलेक्शन में मज़ीद पता चल जाएगा, लेकिन ये साल के तौर से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं KPK में, तो इसमें ये बात सामने आ गई है कि ऐसा बंदा पेशावर से इलेक्ट हो रहा है जिसे वहाँ जानता ही कोई नहीं, जिसने फिर लोगों से पैसे लेकर तो इलेक्शन लड़ा। तो ये बात अब सामने आ गई है कि बार बार के इलेक्शंस हैं ना वो इलेक्टेबल्स को आउट कर देंगे, और वो किसी हद तक आउट हो चुके हैं इलेक्टेबल्स। और अगर इलेक्शन पाकिस्तान में होते रहे तो आप देखेंगे कि इलेक्टेबल जब निकलेगा तो बेचारा अकेला ही निकलेगा अगर इलेक्शन होते रहे। लेकिन अगर इलेक्शन में रुकावट खड़ी कर देगी जैसे कि नज़र आता है तो फिर पुरानी बातें वापस आ जाएंगी, वही हालात दोबारा पैदा हो जाएंगे जो है। लेकिन इलेक्शन को ये फ़ायदा हुआ है कि इलेक्टेबल्स जो है ना वो कॉर्नर हुए हैं। जब वो वापस गए हैं अपने इलाकों में तो उन्हें जूतियाँ पड़ी हैं। आपने ये देखा होगा क्या उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं, उनको बुरा भला कहा गया है, रोज़ इस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं। तो ये एक फ़ायदा ज़रूर पहुँचा है। अयूब बेग साहब, पाकिस्तान में जो सियासी मुआशी मामलात में हमें मुश्किलात दरपेश हैं और जो सूरत हाल अभी बता रहे हैं कि अवाम के पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा सिवाय सड़कों पे आने पे एजिटेशन करने के, तो इन हालात में आपको इन मसाइल के अलावा मुस्तकबिल में क्या अंदरूनी चैलेंजेस का सामना जो है वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को? देखिए असल बात है मुआशी और सियासी नहीं, सियासी और मुआशी। अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम की तवक्को की जा सकती है, लेकिन अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मिसाल के पिछले सालों में जर्मनी में बार बार साल में 2 दफ़ा इलेक्शन हुए हैं, बार बार होते रहे। वो सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है, वो उनका यानी हाथ बदलने की बात है।
इन्होंने ये काम नहीं किया तो ये काम करेंगे, ये काम इन्होंने नहीं किया तो ये करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम में चला गया हुआ है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि कल किस पार्टी को आउट कर दिया जाएगा, किस पार्टी को अंदर ले आया जाएगा। ये तो हो सकता है कि सियासी इस्तेकाम आ जाए फिर भी वो मुआशी इस्तेकाम ना आए, ये तो मुमकिन है अगरचे इसके इम्कानात कम है, लेकिन ये नहीं मैं मानता कि इंतहाई सियासी अबतरी हो, किसी को पता ना चले और मुआशी इस्तेकाम होता चला जाए, ये मेरे नज़दीक नामुमकिन है। लिहाजा सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। अच्छा, वो सियासी इस्तेकाम कई दफ़ा आर्जी तौर पर मार्शल लॉ से भी आ जाता है। आपने देखा कि हमारे मुख्तलिफ मार्शल लॉ वहाँ, अब जमहूरियत को जहन से निकाल दीजिए ना, तो वक्ती तौर पर अयूब खां आया तो मुआशी तरक्की हुई, ज़ियाउल हक़ के दौर में भी मुआशी तरक्की हुई थी, मुशर्रफ के दौर में बहुत मुआशी तरक्की हुई, लेकिन ये हमेशा या ये तरक्की आर्जी होती है और इसका रिवर्स बड़ी बुरी तरह लगता है। क्यों? उसमें अवाम की राय और अवाम की शमूलियत नहीं होती, बिलाहर उसका नतीजा फिर रिवर्स लगता है। और हम वो जिस तरह वो होता है ना, वो लूडो में खेल होता है कि वो सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी तरफ सांप होता है, वहाँ डसा तो वापस आ गए, तो हम उस तरह मार्शल लॉ के बाद मुआशी लिहाज से डसे गए और वापस आए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सियासी इस्तेकाम जो है वो ही लीड करता है मुआशी इस्तेकाम की तरफ। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है कि मैंने अर्ज़ किया कि अंदरूनी और बैरूनी सतह पर जो चैलेंजेस हैं, और क्या मज़ीद चैलेंजेस पाकिस्तान को इसके अलावा हैं? देखें, सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम चैलेंजेस पैदा करते हैं। हमें सियासी अदम इस्तेकाम है जिससे मुआशी अदम इस्तेकाम बना। IMF से डिक्टेशन हम पहले भी लेते थे, ऐसा नहीं कि आज ही ले रहे हैं, लेकिन पहले ढकी छुपी होती थी, पहले बड़ी बड़ी बातों पे होती थी। आज तो हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं ये बात फलानी बात है, हम IMF के पास जाएंगे फिर आपको बताएंगे। अब हम खुल्लम खुल्ला फ़कीर है। अब ये है कि क्या अपने बिजली के सार्फिन को ये राय दें ना दें, तो ये तो उससे जुड़े तमाम चैलेंजेस, तमाम बुराइयाँ मुआशी इस्तेकाम से खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। और तमाम चैलेंजेस का हल ये है कि सियासी और मुआशी इस्तेकाम पैदा किया जाए। रज़ौल हक़ साहब, हम मुआशियात के हवाले से बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क जो एक अरसे तक जंग के माहौल में रहा और उनकी कई नस्लें जो हैं वो इसी माहौल में जवान हुई हैं, वहाँ पाकिस्तान से बेहतर मुआशी हालात है। उनका $1 जो है 73 अफ़गानी के बराबर है, पाकिस्तान से उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात वहाँ पे चल रहे हैं और दीगर मामलात में भी सियासी इस्तेकाम भी जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा नज़र आता है, उनकी पॉलिसियाँ आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन सेफ़ एंड साउंड हैं, एक तसलसल है उनके साथ वो चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिलसिला वहाँ पे चल रहा है क्या वो वहाँ पे यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता? क्या इस तरह की विल जो है या इस तरह के काम जो हैं जो हमारे मुआशियात को जो है वो स्टेबिलिटी दे सकें, हम क्यों नहीं कर पा रहे? जी वसीम साहब, इसमें यकीनन हमारे लिए तो इंतहाई खुशी की बात है कि एक बरादर इस्लामी मुल्क जो है हमारा हमसाया भी है, उसकी मईशत जो है वो दिन ब दिन तरक्की करती आ रही है। और जहाँ तक निज़ाम का ताल्लुक है, देखिए एक जगह का निज़ाम शायद 100% दूसरी जगह रेप्लिकेट तो ना हो सके, लेकिन वहाँ से जो उनके अच्छे असूल हैं या उनकी जो कामयाबियाँ हैं वो लिए जा सकते हैं, इसमें कुछ शक नहीं। अभी जो वर्ल्ड बैंक की आलिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक करेंसी के वाले से जैसे आपने तस्करा किया कि US डॉलर, पाकिस्तानी रुपी, ईरानियन जो करेंसी है उसके हवाले से, यानी कि तकरीबन मेजर करेंसीज जो हैं उनके हवाले से अफ़गानी करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई है, मुस्तहकम हुई है उसके हवाले से। फिर यह है कि महंगाई वहाँ पे जो पूरे साल की रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 9% कमी आई है, महंगाई के अंदर एक साल के दौरान 9% कमी आई है बाकायदा। कारोबार वहाँ पे बढ़ा है, बेरोज़गारी कम हुई है और जो मईशत का बुनियादी हुजम होता है ओवरऑल वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, मईशत के जो जितने भी अशारिये होते हैं, उन सब में अफ़गान इकॉनमी ने तरक्की की है। और ये सब उसके बावजूद है कि पूरी दुनिया ने तकरीबन 2021 अगस्त से जब अफ़गान तालिबान ने वहाँ पे फतह हासिल की और अपनी हुकूमत कायम की, उनका ना सिर्फ ये कि बॉयकॉट किया हुआ है बल्कि हर तरह से साजिश भी की कि किसी तरह ये नाकाम हो सके, इकनॉमिक लेवल पे भी, ये मईशत के लेवल पे भी, सियासत के लेवल पे भी। मैं भी इसकी थोड़ी तफसील आपकी इजाज़त से अर्ज़ करूँगा।
साथ ये कि $9 बिलियन जो उनके रिजर्व्स के थे, तो अमेरिका ने दबाए हुए, अमेरिका ने दबा लिए और उनको वापस नहीं किए। लेकिन इसके बावजूद जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उसने बहुत सारी वहाँ पे अचीवमेंट्स की हैं। ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी ये चंद दिन पहले की खबर है कि अफ़गान तालिबान ने, या अफ़गान हुकूमत ही हम उसको कहेंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसने $6.5 अरब के मायदे किए हैं, जिसमें तेल और गैस को निकालना और फिर एक्सपोर्ट करना और इसी तरह जो मादनियात हैं उनके हवाले से। पाकिस्तान के अंदर इसी यानी के हवाले से अगर देखें, मादनियात की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक $6 खरब का तो हमारी हुकूमत खुद यानी इतराफ़ कर चुकी है। जो दूसरी प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं यानी कि गैर सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 50 से 60 खरब डॉलर तक के मादनियात मौजूद हैं। तेल भी है, गैस भी है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। रेकोटिक का अभी सामने आई है बात कि वो $7 बिलियन की शायद मज़ीद इन्वेस्टमेंट करे बैरक गोल्ड। लेकिन कहने के बाद ये जो सारी पूरी सिचुएशन है उसको अगर सम अप करें, अफ़गानिस्तान मेरे नज़दीक उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ, देखिए वहाँ भी अशराफिया मौजूद थी, अशरफ गनी उधर भी था, ठीक है, उससे पहले भी था हामिद करज़ई, ये सारे लोग मौजूद थे। और अमेरिका उसी जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और वो इलेक्शंस उसका एक ढकोसला देकर बार बार उन्हीं को लेके आ रहा था वहाँ पे। और हमारे भी मामला असल में यही है कि अल्टीमेटली आप इलेक्शन जितनी मर्जी मरतबा करवाएं, आप देखिए केयर टेकर्स भी उन्हीं लोगों में से आएंगे जो इलेक्टेबल्स हैं, इस वक्त मौजूद हैं। आइंदा जब हुकूमत आएगी और आने लगेगी और पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स खड़ी करेंगी, आप देखेंगे यानी चेहरे वही होंगे, निजाम उसकी वजह यह है कि ये काम इतना जो है वो आसान भी नहीं है और कोई यानी इतना चीप भी नहीं है ये काम। चीप से मेरा मुराद कि ये इंतहाई महंगा काम है इलेक्शन में हिस्सा लेना पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में। अगर आप सदारती इलेक्शन अमेरिका के देखें तो वहाँ पे किस कदर वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं अफ़गानिस्तान की तरफ आता हूँ। अफ़गानिस्तान को 15 अगस्त 2021 के बाद हर तरफ से इंक्लूडिंग पाकिस्तान कहा गया आप इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं, आप सबको साथ लेके चलें, आप जो है वो वहाँ पे एक ऐसा जमहूरी निज़ाम लेके आए, नुमाइंदगी दें, हकूक़ का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि भाई जो बुनियादी इस्लामी असूल हैं उनके मुताबिक हुकूमत करेंगे, उसमें अवाम की शमूलियत, अवाम की शिरकत शामिल है। अमरुम शुरा बैनहुम किस हद तक है ये डिसाइड किया जा सकता है। अगर वो इलेक्शंस के अंदर वोट देते हैं जैसा कि हमारे यहाँ पे होता है और उसके बाद 4 साल तक बस वो बैठे रहें और जो मर्जी उनके साथ होता रहे, यही अमरुम शुरा बैनहुम होता है, उसकी गलत ताबीर है। अवाम की शिरकत से मुराद यह है कि अवामी नुमाइंदे हों और अफ़गान तालिबान ने क्योंकि फ़तह हासिल की थी तो बाई एनी मेट्रिक दुनिया का जो है उनको ये एक हक हासिल था, उनको ये कि वो हुकूमत करें। तो उस मेट्रिक के तहत उनको वो हक जो हासिल था, उनको जो प्रिविलेज मिल गया हुआ था, उन्होंने हुकूमत की। तो अगर वो उस चीज़ को उस वक्त यानी कि उनकी बातें मान जाते जो पूरी दुनिया उनको कह रही थी तो आज अफ़गानिस्तान का शायद नक्शा मुख्तलिफ होता, बहुत सारे मसाइब होते। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक तो ये कि वहाँ पे अपना निज़ाम चलाए रखा, नंबर 2 मुल्की मुफाद में काम किया। आज भी वहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे तस्वीरें ऐसी दिखाई देती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान ज़मीन पर बैठ के दाल रोटी खा रहा है, वहाँ पर मराहत नहीं है। वहाँ पे उनका बहरहाल जो भी मुक्तदरा के जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ तरीके से चलते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स ही ख़त्म नहीं होते और यही मराहत ही ख़त्म नहीं होती। तो कहने का मतलब आपने जिस तरह सवाल में भी कहा था कि पाकिस्तान को क्या असूल सीखना चाहिए, यही असूल हैं, यही सीखने की बातें हैं। इनको सीखें, मुल्क पे इम्प्लीमेंट करें, अपने मुल्की मफाद में काम करें, अवाम को एंगेज करें। रियासत अवाम के लिए है, रियासत उनके लिए नहीं है जो हुक्मरानी कर रहे हैं। अयूब बेग साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान अपने सियासी, मुआशी और आइनी मामलात में कुछ बेहतरी ला के तो अगर कुछ अपने मामला ठीक कर लेता है तो आप क्या समझते हैं कि इसके ज़रिए एक सॉफ्ट इनकलाब पाकिस्तान में नहीं आ सकता? देखिए वसीम साहब, पाकिस्तान में तो जो हालात ने अब मज़ीद इस बात को ज़ाहिर कर दिया ना, जो बानी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने मनहज इनकलाब नबवी पेश किया है ना, हालात ने अब मज़ीद साबित कर दिया है कि रास्ता वही है। अगरचे आपको याद होगा कि जनरल हमीद कुल ने डॉक्टर साहब से मुलाकात करके इसी सॉफ्ट रेवोल्यूशन का आइडिया दिया था और डॉक्टर साहब का मामला ये था कि डॉक्टर साहब ने इस सॉफ्ट रेवोल्यूशन को भी कबूल कर लिया था कि डॉक्टर साहब ने कहा था फिजिबल है। असल बात उन्होंने कही थी अगर आ जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम ये कभी नहीं कहेंगे
कि जो रास्ता हमने बताया था, क्योंकि उस रास्ते से नहीं आया, लिहाजा हम इस इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। अगर किसी रास्ते से भी आ जाएगा, हकीकी इस्लामी निज़ाम आ जाएगा पाकिस्तान में, तो हम कबूल कर लेंगे। लेकिन अकली सतह पर और वैसे भी जो एक तवातर से मामला चल रहा है, उससे हमारी समझ में यही बात आती है कि ये नहीं आ सकेगा और ये मनहज इनकलाब से ही आ सकेगा। उसी को कॉपी करेंगे तो आएगा। और जहाँ हालात का वक़्त के इर्तिका से मामला हुआ है, वहीं हमें आप उसे करना पड़ेगा अलग। और अब तो जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि कोई सॉफ्ट रेवोल्यूशन इसका हल नहीं है। अब जिस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच गया है, जिस जगह पे हम चले गए हैं, जिस कदर हम ज़मीन में धंस गए हैं, उसने तो साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में अब कोई चीज़ वो चाहिए, ऐसा मर्द कलंदर वाक़तन चाहिए, वो रास्ता कोई भी इख्तियार करे। फिर वही बात है, और इन सारी चीज़ों को तय तय करता और अपने पाँव के नीचे देता हुआ, वो सूद हो या कुछ हो, मैं यूँ ही करूँगा, यही मुझे इस्लाम कहता है, तो उसको मार दें, उसको कत्ल कर दें, उसकी हुकूमत ख़त्म कर दें, लेकिन मैं करूँगा यही, तो सिर्फ तब ही हो सकता है। अब वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन वाली बात हरगिज़ नहीं रही। अब तो बहुत मामला ख़राब हो चुका है। अब तो जो ऑपरेशन है वो भी बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन की बात भी एक स्टेज पर आ जाती है मरीज़ की कि ज़रा सी उसमें गलती हो तो मरीज़ की जान ख़तरे में पड़ जाती है। लिहाजा अब आपको कहना है कि अद्वियात से अब ये मसला हल नहीं होगा, मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी से होगा, अब कोई चांस इस तरह का नहीं रहा। ठीक है, अयूब बेग साहब और जनाब रज़ा उल हक साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।